नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट 3, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इसका मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही करा चुका हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3। आज जो भी लेक्चर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, बाइलिंगुअल होगा। पहले भी जितने लेक्चर कराए वो बाइलिंगुअल ही कराए हैं। आरपीएस एफएसओ के एग्जाम से ओरिएंटेड पूरी चीज़ होगी इसके अंदर, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चैप्टर आता है उसके लिए पूरा उपयोगी साबित होगा ये। ठीक है, और इसके अंदर हम बेसिक टू हाई कवर कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक टू हाई कवर कर रहे हैं। ठीक है, और जीरो टू हीरो बैच। ठीक है, जीरो टू हीरो हम इसमें तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले 2 पार्ट के अंदर मुख पढ़ लिया था, दांत पढ़ लिया था, जीभ पढ़ ली थी। ठीक है, और उसके अलावा इसोफेगस पढ़ लिया था, आमाशय पढ़ लिया था ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? आज हम पढ़ने जा रहे हैं छोटी आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं लेक्चर पे। तो चलिए शुरू करते हैं छोटी आंत से। ठीक है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो छोटी आंत होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है? उसकी होती है 6 मीटर, लगभग 6 मीटर लंबी होती है। ठीक है, इसका व्यास व्यास होता है इसका 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया इसका व्यास। इसके अंदर जो खाना ठहरता है वो कितनी देर तक ठहरता है? ओनली 3 से 5 घंटे तक खाना ठहरता है। किसमें? छोटी आंत के बारे में कह रहा है ये, छोटी आंत के बारे में, है ना। देखो आंत होती है ना, आंत आंत होती है, 2 प्रकार की होती है। हम छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना ना। मतलब ये जो भाग है ऊपर आता है, जो एक होती है छोटी आंत, एक होती है बड़ी भाग, बड़ी आंत, है ना। यानी कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल के बारे में पढ़ रहे हैं जो 6 मीटर लंबी होती है। ठीक है, और ये होती है छोटी वाली, ये 1.5 मीटर की होती है ओनली। ठीक है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है ना, ये होता है 90% तो पाचन करना। ठीक है, 90% पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसके अलावा ये अवशोषण का काम भी करती है। क्या करती है? अवशोषण का काम भी करती है। ठीक है दोस्तों, आगे चले। अब देखो छोटी आंत के 3 भाग देख लीजिए। छोटी आंत है ना, 3 भागों में बटी बटी होती है। मैंने आपको बताया था इसके अंदर 3 भाग कौन कौन से होते हैं? डी जे आई। तो डी का मतलब होता है डेडुनम। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है? डेडुनम। जे का मतलब क्या होता है? जेजुनम। और आई का मतलब क्या होता है? इलियम। ठीक है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। अब डेडुनम जो पहला पहला भाग होता है ना, ये देखो, ये डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये जो भाग दिख रहा है ना, ये आमाशय से जुड़ा हुआ पहला भाग, यानी कि आमाशय का तो अंतिम और छोटी आंत का पहला भाग, इसको बोलते हैं डेडुनम। क्या बोलते हैं इसको? डेडुनम होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है, ये देखो डेडुनम यहाँ तक है पूरा, ये यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद में जो यहाँ से स्टार्ट होगा ये होता है जेजुनम, और इसके बाद में आता है क्या? इलियम। ठीक है, और ये इलियम जी का जुड़ा होता है, ये इलियम है ना, इलियम, ये इलियम जुड़ा होता है किससे? सीकम से। ठीक है, ये सीकम किसका भाग होता है? ये बड़ी आंत का भाग है सीकम, ये बड़ी आंत का भाग है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, अब देखो डेडुनम है, डेडुनम लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, जेजुनम है, ये लगभग 2.5 मीटर की होती है, और इलियम है, ये लगभग 3.5 मीटर की होती है। यानी कि इसके अंदर सबसे बड़ा जो भाग हो गया ना, सबसे बड़ा वो तो हो गया इलियम। सबसे छोटा भाग हो गया कौन सा? डेडुनम। और बीच का जो 2.5 मीटर का है, ये कौन सा हो गया? जेजुनम। डेडुनम होता है, डेडुनम, डेडुनम यानी कि डी और सी, डी याद रखना, सी और डी, यानी कि सी आकार का होता है डेडुनम। सी आकार का सबसे छोटा होता है, कॉमन डक्ट खुलती है इसमें। ठीक है, कॉमन डक्ट आगे इसमें खुलती है। कॉमन डक्ट क्या होती है? कॉमन डक्ट होती है, एक तो अभी आगे बताऊंगा वैसे तो, लेकिन जो यकृत से आने वाली एक तो नलिका होगी, एक पैनक्रियास से आने वाली नलिका होगी, और दोनों से मिलकर जो डक्ट बनेगी उसको कॉमन डक्ट बोले। तो वो कॉमन डक्ट कहाँ पे आगे खुलती है? डेडुनम के अंदर खुलती है। ठीक है, मोटा मोटा याद रखना, अभी बस इसके बाद में ये चैप्टर बताऊंगा आपको ना, ये चीज़। इसके अंदर देखो, ये जेजुनम में, जेजुनम विली ज़्यादा होती है, विली। और ये इसकी जो परत होती है सबसे मोटी होती है, ना मोटी परत होती है इसके अंदर, है ना। और इलियम होती है, इलियम, इलियम पतली दीवार होती है, इसमें पेयर पेचेस पाए जाते हैं। पेयर पेचेस क्या होगा ये भी आपको मैं बताऊंगा अभी आगे, डायग्राम के थ्रू बताऊंगा इसके अंदर ना पूरी चीज़। तो विली ज़्यादा होती है, मोटी, मोटा मोटा याद रखना इसके अंदर। सी डी, सी मतलब सी आकार की हो गई, सबसे छोटा हो गया, कॉमन डक्ट खोलती है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, सी, सी से याद रखना, सी और सी, सी यानी कॉमन, और सी मतलब सी आकार का, और सी मतलब स्मॉल, याद रख लेना थोड़ा सा ना, सबसे छोटा होगा। ठीक है, जेजुनम, जेजुनम विली ज़्यादा और मोटी दीवार, और इलियम पतली, पतली दीवार और पियर पेचेस पाए जाते हैं। ठीक है, इतना इसमें याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डेडुनम के काम देख लो। जो पहला पहला भाग है, छोटी आंत का सबसे पहला पहला भाग है, उससे कार्य देख लो। पित्त वाहिनी प्लस अग्नाशयी वाहिनी, यानी कि पित्त वाहिनी यानी कि बाइल डक्ट और पैनक्रेटिक डक्ट, ये दोनों डक्ट मिल जाएगी। ठीक है, बाइल डक्ट और पैनक्रेटिक डक्ट, ये दोनों को दोनों मिल जाएगी, है ना। देता हूँ इसको, इंग्लिश में लिखना भूल गया इसके अंदर, बाइल डक्ट
प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट ना, और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेगी? कॉमन डक्ट का। किसका निर्माण करेगी? कॉमन डक्ट का, जिसको क्या बोलते हैं? हेप्टोक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, हेप्टोक्रिएटिक डक्ट हो जाएगी ये, है ना। और ये जहाँ पे खुलेगी ना, गृहिणी में खुलेगी ये, यानी कि ड्यूडेनम में खुलेगी, और इसे खुलने का जो स्थान होता है ना, जहाँ पे खुलती है, उस खुलने वाले स्थान को क्या बोलते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर को खुलती है। पित्त, जो बाइल होता है ना, बाइल, ठीक है, पित्त होती है, ये भोजन को क्या करता है? क्षारी कर देता है, यानी एल्कलाइन पीएच कर देता है ये भोजन की। कितनी कर देता है इसकी पीएच? कितनी होती है? 7.5, तो 7.5 ही कर देगा ये, ठीक है, एल्कलाइन पीएच कर देगा ये। एल्कलाइन मतलब कि क्षारीय माध्यम कर देगा ये, क्या कर देगा ये? क्षारीय माध्यम कर देगा। अग्नाशी एंजाइम सक्रिय होते हैं इससे, जो पैनक्रियाटिक जो एंजाइम होते हैं वो इससे क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया? ठीक है, तो अभी बताते हैं ना। देखो, ये है लीवर। लीवर, RHD। RHD का मतलब क्या है? राइट हेप्टिक डक्ट, यानी लीवर के बाएं भाग में, बाएं भाग से पित्त लाती है। लीवर के अंदर दो भाग है ना, एक तो राइट है, एक लेफ्ट है, तो राइट साइड से पित्त यानी कि बाइल लेकर आएगी ये। तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे अपन? इसको राइट हेपेटिक डक्ट। अब ये है LHD, यानी कि लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। अब ये क्या करेगी? ये लीवर के बाएं भाग से लेकर आएगी, वो राइट साइड, यानी सॉरी, वो ऊपर वाली दाएं साइड दाएं भाग से, यानी कि राइट साइड से, और लेफ्ट वाली लेफ्ट भाग से, यानी कि बाएं साइड से। और ये दोनों मिलकर क्या कर रही है? ये कॉमन डक्ट ये यहाँ पे मिल गई, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉमन हेप्टिक डक्ट। सिंपल सी बात है ना, राइट साइड की फिर लेफ्ट साइड की, दोनों मिलकर कॉमन हेप्टिक डक्ट बना ली। यहाँ तक क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। अब ये देखो सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट क्या होती है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। सिस्टिक डक्ट होती है, गाल ब्लेडर की नली होती है ये, ठीक है, गाल ब्लेडर की नली, ठीक है, याद रहेगा, ये होगी सिस्टिक डक्ट। अब बात ये होगा क्या? गाल ब्लेडर, जिसमें पित्तरस क्या होता है? स्त्रावित होता है, स्त्राव मतलब इसमें इकट्ठा होता है एक तरीके से, मान के चलो ना। गॉल ब्लेडर में पित्तरस, यानी कि जो बाइल, बाइल रस होता है ना, वो यहाँ पे स्त्रावित हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, मतलब है ना। अब ये आ गए कॉमन बाइल डक्ट। ये हो गया क्या? कॉमन बाइल डक्ट। पैनक्रियाज और कॉमन बाइल डक्ट होती है ना। देखो 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 देखो, यहाँ पे समझना, कॉमन बाइल डक्ट बराबर, इसके अंदर क्या आ जाएगा? तो CHD आ जाएगा, CHD, यानी कॉमन हेप्टिक डक्ट, ठीक है। प्लस ये क्या था? सिस्टिक डक्ट थी ना यहाँ पे, ये आपको बताया था मैंने, जो जी गॉल ब्लैडर की नली होती है ना, सिस्टिक डक्ट, तो इसको हम सिस्टिक लिख दूँगा ना, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। सिस्टिक डक्ट, ये दोनों मिलकर बना रही है कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मेरे को पहले। थोड़ा थोड़ा आ रहा है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, आगे चले थोड़ा सा। अब देखिए, ये नली यहाँ पे आ गई, आ रही है, ये नली यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये जो खुलने का स्थान ना, खुलने का स्थान बात कर रहा हूँ मैं, ओनली खुलने के स्थान की। ये क्या होगा? एम्पुल ऑफ वेटर, जहाँ पे खुल रहा है ये, इसी को बोलते हैं एम्पुल ऑफ वेटर। और ये क्या है? स्प्रिंटर ऑफ ओडी। ये देखो, स्प्रिंटर तो जहाँ पे लगता है, जहाँ पर क्या होता है? खाना, यानी खाना हो चाहे कुछ भी हो, जो बैग वापस ना जाए उसके अंदर, इसलिए इसके अंदर स्प्रिंटर का होता है, ठीक है। तो इस स्प्रिंटर ओडी है, यहाँ पे, यहाँ से कहा खाना बैक नहीं होगा, मतलब जो, सॉरी, जो रस आ रहे हैं इनसे बन के, जो एंजाइम वगैरह आ रहे हैं, रस आ रहे हैं, वो बैक नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे ना। ये देखो पैनक्रियाटिक डक्ट, मैंने आपको बताया था, पैनक्रियाटिक डक्ट ना, इसके बारे में बात कर रहा है ना। और ये पूरा पैनक्रियाज हो गया, ठीक है, और ये पूरा डेडोनम हो गया, है ना, यहाँ से पूरा डेडोनम हो गया। अब कोई दिक्कत हो तो बताओ इसके अंदर, है क्या दिक्कत? नहीं है? चले फिर आगे, ठीक है। एक बार वापस देख लो थोड़ा सा ना। देखो, ये होता है लीवर। लीवर के अंदर तो राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। राइट साइड को बोलेंगे, राइट साइड जो नली निकली रहेगी उसको बोलेंगे राइट हेप्टिक डक्ट। लेफ्ट साइड से निकली रहेगी उसको बोलेंगे, राइट साइड से निकलेगी जिसको राइट हेप्टिक डक्ट, और लेफ्ट साइड से लेफ्ट हेप्टिक डक्ट, दोनों मिल जाएगी तो कॉमन हेप्टिक डक्ट ना। फिर नीचे आएगी सिस्टिक डक्ट, क्योंकि ये दोनों नली कहाँ पे जा रही है? गाल ब्लैडर में, ठीक है। गाल ब्लैडर से जो सिस्टिक डक्ट आएगी वो कॉमन बाइल डक्ट से क्या होगी? कॉमन बाइल डक्ट से कॉमन बाइल डक्ट बना देगी, मतलब टोटल बात ये है, यानी कि CHD, यानी कि कॉमन हेप्टिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बना लेगी? कॉमन बाइल डक्ट बना लेगी, ठीक है। अब नीचे आएगी पैनक्रियाज की नली, और ये जो कॉमन बाइल डक्ट दोनों मिलेगी, दोनों कहाँ पे बोलेगी? एम्पुला वेटर्स के अंदर। और एम्पुला वेटर्स कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ड्यूडेनम के अंदर, और ड्यूडेनम के अंदर क्या आ रहा है? बाइल आ रहा है ना, यानी पित्तरस आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सर अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अवशोषण सतह, सरफेस एरिया,
सतह 600 गुना बढ़ जाती है, सरफेस इंक्रीज 600 टाइम, है ना। देखो इसके अंदर जो विली पाई जाती है ना, उसके लिए बोल रहा है, उसके विली के कारण क्या होता है, इसकी सतह 600 गुना बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगी, अच्छे से उसको अवशोषित कर पाएंगे। आगे बताऊंगा तो ना, एक बार आगे बताऊंगा, थोड़ी लाइन के आगे पीछे हो गई ना मेरे हिसाब से। अब देखो इसमें 3 मुख्य संरचनाएं होती है। इसके अंदर होती है पहले तो पेलिका सर्कुलर, क्या होती है, प्लेका सर्कुलर, वृत्ताकार वलन होता है इसके अंदर, सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं जेजुनम प्लस इलियम में, ठीक है, डेडोनम प्लस इलियम में पहले का सर्कुलर पाया जाता है, ठीक है। अब देखो रसांकुर वेली क्या होता है, रसांकुर होता है, इनके बारे में जाना ना, अंगुली जैसे उभार होते हैं, फिंगर लाइक होते हैं और इलियम की दीवार पर पाए जाते हैं। देखो डेडोनम, जेजुनम और इलियम, तीसरे नंबर पर इलियम है, इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। फिंगर लाइक इलियम की दीवार पर पाया जाता है, ठीक है। और फिर आता है क्या, माइक्रोविली, सूक्ष्मांकुर माइक्रोविली, इसको ब्रश बॉर्डर बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये, ठीक है, ब्रश बॉर्डर बोलते हैं इसको। रिजल्ट क्या निकलता है इसके अंदर, पचित भोजन का अवशोषण यहाँ पे होता है, ठीक है, पचित भोजन का अवशोषण यहीं पे होता है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हेयर, ठीक है, डाइजेस्टिव फूड जो होता है वो यहीं पर एब्जॉर्ब होगा, यानी कि अवशोषित होगा। समझ में आया कि नहीं आया सर, नहीं आया समझ में, नहीं आया, रुको 1 मिनट। अब मैं आपको बिल्कुल इजी भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। देखो जो, देखो ये बोल रहा है सतह अवशोषण सतह होते हैं सरफेस इंक्रीज 600 टाइम, 600 गुना बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, इन तीनों कारण बढ़ जाती है जो अपन ने पढ़ रहे हैं ना, ये प्लीसिया सर्कुलर है ना, पहले का सर्कुलर, उसके अलावा रसांकुर विली और माइक्रोविली, इन तीनों कारण क्या हो रहा है, तीनों कारण 600 गुना बढ़ रही है, ठीक है। अब पहले का सर्कुलर है ना, इसमें क्या होता है, वर्ताकार वलन पाए जाते हैं, वर्ताकार वलन यानी कि सर्कुलर फोल्ड पाए जाते हैं, सर्कुलर फोल्ड पाए जाते हैं, कहाँ पर, जेजुनम और इलियम दोनों में पाए जाते हैं ये, ठीक है। और ये जो बढ़ाता है ना, ये जो आंत होती है ना, छोटी आंत है ना, छोटी आंत की दीवार में बड़े बड़े मोड़ होते हैं, ठीक है, यानी कि मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, बड़े बड़े मोड़ लिख दूँ क्या, बड़े बड़े मोड़, ठीक है, बड़े बड़े मोड़ होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पहली का सर्कुलर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें याद रखना कि ये जो सरफेस होता है ना, सरफेस को 3 गुना बढ़ाता है, ठीक है, 3 गुना बढ़ाता है ना, 3 गुना, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, कोई दिक्कत, यहाँ तक परेशानी नहीं सर, अब नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब पढ़ते हैं तो रसांकुर विली, अंगुली जैसे उभार होता है, ठीक है, ये सॉरी अंगुली जैसे उभार होते हैं इसके अंदर, ठीक है, फिंगर लाइक, इलियम की दीवार पर पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, इलियम की दीवार पर पाया जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है सर, ठीक है। ये जो होता है ना, ये सरफेस को 10 गुना बढ़ा देते हैं, कितने गुना, 10 गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है, 10 गुना बढ़ा दिया इन्होंने। अंगुली जैसी छोटी छोटी संरचना इसके अंदर हो गई विली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सुषमांकुर माइक्रोविली, देखो ब्रश बॉर्डर के बारे में इसको अच्छे से समझना, पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो माइक्रोविली होती है ना, जो विलस होता है ना, विलस, विलस के ऊपर ब्रश जैसी बहुत छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सरफेस एरिया कितना गुना बढ़ाते हैं, 20 गुना, पहले तो याद रखोगे 20 गुना बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ 3 गुना कौन, प्लीसिया सर्कुलर, ठीक है, उसके अलावा 10 गुना ये बढ़ा देंगे रसांकुर, उसके अलावा 20 गुना ये बढ़ा देंगे, टोटल कितने हो गए, 600 गुना, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर जो ये माइक्रोविली होती है ना, टोटल बात याद रखो कि माइक्रोविली का जो समूह होता है ना, वो होता है ब्रश बॉर्डर, विली दिखाई देते हैं, हर विलस पर हजारों एंट्रोसाइट्स होते हैं, एंट्रोसाइट क्या होती है, जो कोशिका होती है ना, ठीक है, अवशोषक जो कोशिका होती है ना, वो होती है एंट्रोसाइट, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ ना, एंट्रोसाइट, इनको बोलते हैं अवशोषक कोशिका, ठीक है। और इन एंट्रोसाइट के ऊपर क्या पाया जाता है, माइक्रोविली, ठीक है। और माइक्रोविली, बहुत सारी माइक्रोविली क्या बना लेगी, ब्रश बॉर्डर बना लेगी, इसको मैं यहीं से कनेक्ट कर देता हूँ, यहीं से ये क्या बना लेगी, ब्रश बॉर्डर बना लेगी, ठीक है। छोटी आंत का एंट्रोसाइट्स पाए जाते हैं, एंट्रोसाइट कोशिका पाई जाती है, एंट्रोसाइट कोशिका पर हजारों की संख्या में क्या पाए जाते हैं, माइक्रोविली पाए जाते हैं, और माइक्रोविली का समूह मिलकर क्या बनाता है, ब्रश बॉर्डर बनाता है, टोटल बात याद रखना, ठीक है। रिजल्ट देख लो, पचित भोजन का अवशोषण क्या होता है, यहीं पे होता है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड एयर। अब आगे चलते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। अब आता है रसंकुर की संरचना, रसंकुर यानी कि विलस, है ना,
देखो पहले ये डायग्राम देख लो ना, ये देखो माइक्रोविली, ठीक है, छोटी छोटी संरचना पाई जा रही है। ये वो एंट्रोसाइट, छोटी छोटी कोशिका है ना, एंट्रोसाइट, और एंट्रोसाइट के ऊपर ही पाई जा रही है। बीच में देखो, बीच में दसी होती है, क्या ग्लोबेट सेल दसी होती है, ठीक है। इसके अलावा अंदर जो ग्रीन कलर की जो नलिका दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं लैक्टियल, क्या बोलते हैं इसको, लैक्टियल बोलते हैं। और फिर ये क्या हो गया, पूरा इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जो इसके ऊपर जो सतह पाई जा रही है, सतह सतह है, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, ठीक है। एक सेकेंड, क्या बोलते हैं इसको, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, ठीक है। और इसी के अंदर देखो आर्टरीज, वेन्स, नर्व और लिम्फ वेसल, ये चारों की चारों जुड़ी होती है इसके अंदर, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स, नर्व और लिम्फ वेसल, ये चारों चारों जुड़ी होती है, ठीक है। रेड कलर की आर्टरी है, ब्लू कलर की वेन है, उसके अलावा जो येलो कलर की है ये नर्व है, और ये लिम्फ वेसल है, ग्रीन कलर के जो है, लाइट ग्रीन कलर की ये है नर्व वेसल है, ठीक है। और कैपिलरी नेटवर्क इसके अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर, कैपिलरी नेटवर्क। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताओ, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं फिर। अब इसमें देखिए एपिथेलियम जो होता है ना, एपिथेलियम एक स्तरीय स्तंभाकार संरचना होती है ये एपिथेलियम की, ठीक है। तो इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और यही रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यही क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है और रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आता है लैक्टियल। देखो ये होती है लसिका वाहिनी, और जिसका काम क्या है, वसा का अवशोषण करना, ठीक है। लैक्टियल लसिका वाहिनी यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल होती है, और क्या करती है ये, फैट सोल्यूबल सब्सटेंस को अवशोषण करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी ना फैट का, ठीक है। फैट एब्जॉर्प्शन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर आती है रक्त केशिकाएं, इनको बोलते हैं ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ये क्या करती है, ग्लूकोज और एमिनो एसिड का ऑब्जॉर्व करेगी, ठीक, ग्लूकोज का और एमिनो एसिड का। इनको क्या करेगी, ब्लड के अंदर डाल देगी, किसमें डाल देगी, ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देगी, ट्रांसफ़र, ठीक है। याद रहेगा, जो एक स्तरीय स्तंभाकार है ये तो एब्जॉर्प्शन के लिए उत्तरदायी रहेगी, जो लैक्टियल रहेगी लसिका वाहिनी वसा अवशोषण, ये वसा के अवशोषण के लिए रहेगी। और ये जो रक्त केशिकाएं कैपिलरी, ये ग्लूकोज और एमिनो अम्ल यानी कि इसको, इन दोनों को क्या करेगी, ब्लड में ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। और जो माइक्रोविली होती है ना, माइक्रोविली, ये देखो, हाँ, ये माइक्रोविली ये कहाँ पाई जा रही है, ये प्रेजेंट ऑन एपिथेलियम सेल, एपिथेलियम के ऊपर पाई जा रही है ना, ठीक है। और यही क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है किसको, एरिया को, जो अब्जॉर्प्शन का एरिया है उसको इंक्रीज करती है। यहाँ तक मैंने आपको पहले बता ही दिया था। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, क्योंकि ये अवशोषण का कार्य था इसके अंदर, बस यही है इसकी जो मैंने इकाई है, ठीक है। आगे चलें, अब इसकी थोड़ी संरचना देख लो, नॉर्मल सी बात है, बता देगा बस। जो स्पेशल फीचर है इसके, स्पेशल फीचर देख लो, पैर के चकते पाए जाते हैं, मैंने कहा था आगे बताऊँगा। ये देखो पैर के चकते ये रहे इसके अंदर, है ना, ये रहे पेयर पेचेस, ठीक है, पेयर पेचेस पाए जाते हैं इसके अंदर। स्थान कहाँ पे, सिर्फ शेषांत्र की अधश्लेष्मिका, अरे यार इसको इंग्लिश में याद रखना, सम्यूकोसा में पाए जाते हैं ना, ठीक है। ओनली इन इलियम सम्यूकोसा, कहाँ पर, इलियम सम्यूकोसा में पाया जाता है ना। डीजे आया था ना, DJI आई वाली में पाया जाता है ये, ठीक है, ओनली आई वाली में, ठीक है। इसका काम क्या होता है, काम होता है लसिका ऊतक लिम्फोइड टिश्यूज, लिम्फोइड टिश्यू यार, मतलब कि एक तरीके से ये प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो गया यार, ये लिम्फोइड टिश्यू आ गया ना, तो एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करेगा ये। किससे बना होता है, लसिका ऊतक से बना होता है, ठीक है, लसिका ऊतक से बना होता है ये। गाल्ट ऐसा होता है, ये पार्ट ऑफ गाल्ट, गाल्ट ये क्या करता है, जीवाणु को रोकता है ये, ठीक है। प्रिवेंट बैक्टीरिया, गाल्ट की फुल फॉर्म देख लो क्या होती है, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये नॉर्मल, हालांकि पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हो गए, इतना भी नहीं है कि नॉर्मली याद है ना, पेयर पेचेज पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, इलियम के अंदर पाए जाते हैं। स्थान क्या है इनका, इलियम,
इलियम के अंदर कहाँ पे सब म्यूकोसा। इसका फंक्शन क्या है, लसीका उत्तक से बना होता है, जो कि एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करेंगे। ये गाल्ट का हिस्सा होता है, गाल्ट का मतलब गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू का, जो क्या करता है, जीवाणु को रोकने का काम करता है, ठीक है, प्रिवेंट बैक्टीरिया। अब एक संरचना और देख लो इसके अंदर, ये ब्रूनर ग्रंथि है ना, अरे यार ब्रूनर है ना, ब्रूनर ग्रंथियाँ यानी ब्रूनर ग्लैंड्स, ये क्या होती है, इनका स्थान पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये सिर्फ ग्रहणी की अधश्लेष्मिका में, ओनली ड्यूडोनम में, जो पहला पहला भाग था ना, डी जाएगा डी, उसके अंदर पाया जाता है ये ड्यूडेनम सबम्यूकोसा में पाया जाता है ब्रूनर सेल, ब्रूनर्स ग्लैंड्स है ना, ठीक है। यह काम क्या है, क्षारीय श्लेष्मा को स्रावित करती है, सीक्रेट एल्कलाइन म्यूकस एच सेल को निष्क्रिय करती है ये, क्योंकि भाई जो एच सेल का जो मेन कार्य है ना, वो तो वहीं पे खत्म हो जाता है स्टोमक में। अब ये छोटी आंत के अंदर आएगा तो पहली बात तो इसके अंदर बाइल आ रहा है ना, पित्तरस आ रहा है, तो वो उसको क्षारीय करेगा। और मेन चीज़ ये क्या है, क्षारीय श्लेष्मा को स्रावित करेगी कौन, ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। और ये क्या करेगी, एच सेल को निष्क्रिय कर देगी, है ना, न्यूट्रलाइज HCl, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है, आ गया समझ, थोड़ा आगे चलते हैं ना। अब यहाँ पर आ गई आपकी आंत्रग्रंथियाँ, एक सेकंड रुको दोस्तों। तो दोस्तों लाइट जा चुकी है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देखो आंत्रग्रंथि के बारे में पढ़ रहे थे, अरे यार, आंत्रग्रंथि के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और आंत्रग्रंथि देखो, लोकेशन विलियो के बीच, यानी कि क्रिप्स ऑफ लाई ब्रेकुन, पिट्स बिटवीन विली, ठीक है। तो आंत्रग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, उसका स्थान बता रहा है ये, कहाँ पर, विलियो के बीच में, तो नॉर्मल बात याद रखना, विलियो के बीच में, पिट्स बिटवीन विली, जो विली के बीच में जो गड्ढे होते हैं उनके पास में आंत्रग्रंथियाँ पाई जाती है, क्रिप्स ऑफ लाइब्रेकुन, ठीक है, यानी कि विलियो के बीच में। अब देखो इनके अंदर मेन चीज़ तो आप ये याद रखना, इसके अंदर 3 प्रकार के सेल है, एक तो एपिथेलियम, ठीक है, एक जाइमोजेनिक, ठीक है, और एक है अर्जेंटाफिन, ठीक है। एपिथेलियम, जाइमोजेनिक और अर्जेंटाफिन। अब जो एपिथेलियम जो सेल है, ये किसका स्रावित करती है, श्लेष्मा का, म्यूकस का। और इसका काम क्या है, जो खाना जो होता है ना, खाने को आगे सरकाने के लिए जो चिकनाहट चाहिए होती है, लुब्रिकेशन, वो देती है ये, ठीक है। और जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन नॉर्मली याद रखना, लुब्रिकेशन देती है, चिकनापन देती है। जाइमोजेनिका ये पाचक एंजाइम स्रावित करती है, ठीक है, जो डाइजेशन के लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करती है एक तरीके से, ठीक है, पाचन एंजाइम। तीसरा है अर्जेंटाफिन, अर्जेंटाफिन क्या करती है, ये हार्मोन रिलीज करेगी, क्या करेगी, हार्मोन रिलीज, एक तो सिक्रेटिन करेगी, सिक्रेटिन हार्मोन, है ना, अर्जेंटाफिन है ना, ये सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित करेगी। और सीसीके, कोलेस्टोकाइनिन, सीसी की फुल फॉर्म क्या है, कोलेस्टोकाइनिन, कोलेस्टोकाइनिन, ठीक है, ये हार्मोन क्या होगी, ये रिलीज करेगी, सिक्रेटिन और कोलेस्टोकाइनिन, ठीक है। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा दे रखा है, पेनेट सेल भी इसके अंदर होते हैं, लाइसोजाइम स्रावित करते हैं, यानी कि ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है एक, लाइसोजाइम वो निकालती है जो आंत में। दोस्तों लाइट आ चुकी है, ठीक है, आप लोगों की दुआ से लाइट आ चुकी है। अब देखो मैं बता रहा था आपको, पिनेट सेल भी होते हैं ना इसके अंदर, तो लाइसोजाइम स्रावित करते हैं, यानी कि जो पिनेट सेल होते हैं ना, वो लाइसोजाइम का स्रावित करेंगे। लाइसोजाइम क्या होता है, एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है जो आंत के अंदर स्रावित होता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर होता है, वो उसमें आने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया क्या करता है, मार देता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि इम्यूनिटी के लिए, डिफेंस के लिए काम आता है पिनेट सेल, ठीक है। आई होप ये आपको चारों तरफ समझ आ गई होगी। भाई एपिथेलियम है, ये तो श्लेष्मा म्यूकस स्रावित करेगी, जो चिकनापन कर देगी पदार्थ को, यानी खाने को, और उसको आगे बढ़ाएगी। जाइमोजेनिक है, ये पाचक एंजाइम स्रावित कर देगी और पाचन का कार्य करेगी। अर्जेंटाफिन है, ये क्या करेगी, हार्मोन का स्रावित करेगी, जिसमें सिक्रेटिन और कोलेस्टोकाइनिन, ये 2 का स्रावित करेगी, ठीक है। और इसके अंदर जो पिनेट सेल है, ये लाइसोजाइम एंजाइम का स्रावित करेगी, ये क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, जो आने वाले बैक्टीरिया को मार देता है, यानी डिफेंस का काम करता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी आई होप नहीं होगी। अब चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पर, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन ये हो गई बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद में आता है बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत की जो लेंथ होती है ना, वो होती है 1.5 मीटर, कितनी होती है, 1.5 मीटर। इसका डायमीटर होता है 6 से 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके अंदर जो खाना ठहरता है ना, वो ठहरता है 12 से 24 घंटे। कुछ कुछ लोग होते हैं जो 48 घंटों तक इसमें रिटेंशन कर सकते हैं, लेकिन जो सामान्य मनुष्य है वो 12 से 24 घंटे तक इसके अंदर खाना रिटेंशन रहता है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, जल प्लस लवण अवशोषण, इन दोनों का अवशोषण करना, ठीक है, वाटर का और साल्ट का, है ना।
इन दोनों का अवशोषण करना, इसका कार्य होता है ना, दोनों का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, देखो इसकी जो एनाटॉमी ये देख लो, डायग्राम देख लो, ये है ना, ये आ रहा है इलियम, और ये ध्यान रखना यहाँ पे होता है अपेंडिक्स, अवशेषी अंग होता है ना अपेंडिक्स, वो यहाँ पे होता है, ये होता है सीकम। अब देखो कॉलन जो बढ़ता हुआ है नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको बोलेंगे एस्केंडिंग कॉलोन। ठीक है, ये जो ट्रांसफर है ये थोड़ा सा ऐसे होकर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, ट्रांसवर्स कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन। और ये उतरता हुआ है ऊपर से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कॉलोन। ठीक है, टोटल बात ये है कि सीकम और एक कॉलोन और एक हो गया रेक्टम। देखो ये लास्ट में सिग्मोइड कॉलोन में पाया जाता है, क्योंकि ये ऊपर से आता हुआ फिर ये इस टाइप में होता है ना, इस चक्कर में सिग्मोइड कॉलोन बोलते हैं ना, सिग्मोइड कॉलोन, और लास्ट में होगा रेक्टम, और फिर आता है एनस। ठीक है, सीकम, कॉलोन, रेक्टम, और कॉलोन के अंदर 4 भाग हो गए, एस्केंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिस्केंडिंग और सिग्मोइड कॉलोन। ठीक है, उसके बाद में आ गया रेक्टम। तो सीकम, कॉलोन, रेक्टम, 3 भाग हो गए इसके अंदर। ठीक है, इसका काम क्या है, जल व लवण का अवशोषण करना। ठीक है, इसे 3 भाग देख लीजिए, सीकम, कॉलोन, रेक्टम। ये छोटी ऊपर से बड़ी आंत का जंक्शन होता है ये। ठीक है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जंक्शन होता है, जोड़ पर होता है ये। थैली जैसी संरचना होती है, कैसी होती है, थैली जैसी संरचना होती है। कॉलन होता है ये 1.2 मीटर लंबा होता है, 1.2 मीटर लंबा होता है। इसमें 4 भाग मैंने बता दिया, एस्केंडिंग, ट्रांसवर्स, डिस्केंडिंग और सिग्मोइड होते हैं। दीवार पर हाउस्ट्रा पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी दीवार जो होती है ना, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, हाउस्ट्रा पाए जाते हैं, और ये बताऊंगा मैं आपको अभी आगे, है ना। और मलाशय, ये होता है रेक्टम, यहाँ पे क्या होता है, मल का संग्रह होता है। अंत में मल द्वार होता है एनस, जिससे भोजन को, मतलब कि जिसको अपचित पदार्थ को त्याग दिया जाता है। ठीक है, लास्ट में होता है रेक्टम। ठीक है, मल का संग्रह होता है यहाँ पर, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है, परेशानी तो मेरे को बताओ। अब ये समझ लो आप होस्ट्रा क्या होता है। ये ना एक थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा संरचना, ठीक है, थैलीनुमा संरचना, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सर्कुलेशन। ठीक है, वो पाई जाती है इसके अंदर, कॉलोन की दीवारें पाई जाती है। बस इतना याद रखना, जो है ना, जो इसकी जो कॉलोन होती है ना, वो सिकुड़ जाती है, कभी फैल जाती है ना, सिकुड़ने के कारण ये इसके अंदर संरचना बन जाती है। बस नॉर्मली याद रखना, इसमें होस्ट्रा पाए जाते हैं। बस ज़्यादा अपन को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। कार्य देख लो इसके, अब तो नॉर्मल बात रहेगा इसके अंदर। कार्य के अंदर जल का अवशोषण कार्य इसके अंदर, यानी कि 1 से 1.5 लीटर पानी अवशोषित कर लेता है यहाँ पे। लवण का अवशोषण, साल्ट एब्जॉर्प्शन, NaCl K+ अवशोषित कर लेगा यहाँ पे। विटामिन संश्लेषण, यानी विटामिन सिंथेसाइज करेगा। इकोलाई जीवाणु, ये जाना ना, इनको इकोलाई जीवाणु पाया जाता है वैसे बड़ी आंत के अंदर। विटामिन K और B कॉम्प्लेक्स बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, विटामिन संश्लेषण, मल त्याग, यानी कि इजेक्शन, अपचित भोजन को मल द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। ध्यान रखना, पचित भोजन को नहीं, अपचित भोजन को निकाला जाता है मल द्वार से बाहर। एक मैंने आपको अवशेषी अंग बताया था, अपेंडिक्स के बारे में देख लो, स्थान देख लो। सीकम से जुड़ा हुआ कर्म जैसा उभार होता है ना। सीकम कॉलन रेक्टम जो पहला भाग होता है ना, DJI, जो DJI, ये तो इंटेस्टाइन का हो गया, आई। इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या, सीकम, कॉलोन और रेक्टम। तो ये जो सीकम होता है ना, इससे जुड़ा हुआ कर्म जैसा भाग उभार होता है। ये प्रकार क्या है, अवशेषी अंग मैंने बता दिया ये, है ना। वेस्टेजियल ऑर्गन होता है ये, गाल्ट का भाग होता है ये, इम्यूनिटी, काम क्या है इसका, गाल्ट का भाग है और इम्यूनिटी बढ़ाता है ये। ठीक है, और सूजन आ जाती है ना अपेंडिक्स के अंदर, तभी तो इसके अंदर ऑपरेशन वगैरह होते हैं, है ना। अपेंडिक्स के अंदर क्यों आती है, क्योंकि ज़्यादा एक तरीके से जो शाकाहारी होते हैं, जो पहले के टाइम पे जो शाकाहारी थे ना, मतलब अभी भी ये शाकाहारी होने को था, लेकिन जो पहले के टाइम पे क्या पूरा शाकाहारी टाइप में चलता था ना, उसके कारण क्या होता था, ये अपेंडिक्स उसको पचाने में सहायक था। किसको, सेलुलोज को, या फिर जो हरे जो पत्ते होते हैं उनको पचाने में सहायक था। अब लोग कम कर दी इसको खाना, इस चक्कर में क्या होगा, पहले की तुलना बहुत कम हो गया, इस चक्कर में क्या हो गया, ये अवशेषी पदार्थ हो गया। अब कोई जो ज़्यादा खाएगा ना, उसके अंदर धीरे धीरे एक्टिव हो जाता है, इस चक्कर के अंदर सूजन आ जाती है। ठीक है, चले आगे। अब देखो, इकोलाई बड़ी आंत के कोलन भाग में पाए जाते हैं। इकोलाई कहाँ पाए जाते हैं, कोलन भाग में पाए जाते हैं। इकोलाई फाउंड इन द कोलन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कार्य देख लो इसको, विटामिन K संश्लेषण, खून का थक्का बनाने में मदद करते हैं ये। ठीक है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स संश्लेषण, यानी विटामिन B कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस हो जाएगा, है ना। हानिकारक जीवाणु की वृद्धि को रोकना, प्रिवेंट हार्मफुल बैक्टीरिया को रोकते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते। डज नॉट अलाउ हार्मफुल बैक्टीरिया टू ग्रो। ठीक है, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो दोस्तों ये लेक्चर तो आज हम यही ख़त्म करते हैं। तो 1 सेकेंड। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिसको भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है, और हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकता है। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।